हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह के डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स हमें मिल रखे हैं, कौन कौन सी वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज़ के अवशेष हमें मिल रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीसोलिथिक एज। उसी के बारे में डिस्कशन को आगे रिज्यूम करते हैं हम लोग। देखो, साल 2006 में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ अरुणिमा कश्यप, इन्होंने क्या करा कि जो वेरियस साइट्स पर स्टोन टूल्स जो देखने को मिलते हैं उनका वियर एंड टीयर एनालिसिस करा, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा बारीकी तरीके से उन्होंने देखा। और उन्होंने ये वाली चीज़ कहाँ पर करी? इन अ साइट नोन एज बगोर। यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करा गया था, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड, उसके अलावा ईडीएस एनर्जी डिस्पर्सिव एनालिसिस। स्टोन टूल्स के बारे में थोड़ी सी गहराई से जानने के लिए कि पुराने ज़माने के जो इंसान हैं वो किस प्रकार से स्टोन्स को बनाते थे मीसोलिथिक एज के अंदर। क्या वो स्टोन्स रफ होते थे या फिर उनका सरफेस जो है वो स्मूथ होता था, वो पॉलिश थे कि नहीं थे। अब आगे चलकर वो वाली बातें हमारे सामने आ गई कि न्यूलिथिक एज के जो टूल्स थे वो ज़्यादा पॉलिश थे। यहाँ पर फिर भी मीसोलिथिक एज के अंदर जो आपको टूल्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, जैसा कि आप सैडल कोन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जो सिलबट्टा होता है, जिससे मैंने आपको बताया था आज के ज़माने में जिस पे हम चटनी पीसते हैं, पहले के जो लोग थे वो इसको फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करा करते थे। तो स्टार्च गेन एनालिसिस, एसईएम मेथड, ईडीएस मेथड, इन सारे मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करने के बाद, और ये मेथड यूज़ किसके ऊपर करे गए? टूल्स के ऊपर और कुछ सॉइल के सैंपल्स के ऊपर। इन सारे मेथड से लोगों के सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगा, विच बिलोंग टू द फेज ऑफ ए सेरेमिक मीसोलिथिक फेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था ये ए सेरेमिक और सेरेमिक फेज। ये बेसिकली दोस्तों पॉटरी के फेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये नाम यूज़ करे जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक बात इसके बारे में और सुन लो अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि सेरेमिक फेज और ए सेरेमिक फेज में डिफरेंस क्या होता है। आप ऐसा समझ जाओ कि जब व्हील इन्वेंट नहीं हुआ था तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील जिस प्रकार की पॉटरी इंसान बनाते थे बिना व्हील का इस्तेमाल करे, वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर ए सेरेमिक फेज को और सेरेमिक फेज को। ठीक है, ए सेरेमिक फेज की जो पॉटरी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड होती थी, ज़्यादा अच्छी होती थी, उनकी नक्काशी काफ़ी अच्छी होती थी एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक फेज। तो ये जो वियर एनालिसिस यूज़ करा गया ये इंडिकेट करता है कि कैसे इंसान जो है मीसोलिथिक एज के अंदर जो टूल मेकिंग की टेक्निक है उसको और रिफाइन करते जा रहे थे, ज़्यादा टूल्स यूज़ होने लगे थे ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की डिगिंग पर्पसेस के लिए, उनको गैदर करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस हमें मीसोलिथिक एज के अंदर थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर फेज स्टार्ट होता है वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ हमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो हंटिंग और गैदरिंग के लिए इंसान जो है वो वेरियस टूल्स को यूज़ करते थे। और उसके अलावा यहाँ पर जो प्लांट की जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, अब हंटिंग के अंदर जैसे इंसान जो है वो किसी जानवर को मारकर मीट को प्राप्त कर रहे हैं, फिश की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग सेरेमिक फेज। अब यहाँ पर बार बार हंटिंग और गैदरिंग के साथ ये सेरेमिक फेज का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी कभार इस इंसान जो थे मीसोलिथिक एज के अंदर इन सारे फूड को या क्रॉप्स को स्टोर भी करके रख लेते थे, क्योंकि ये जो पॉटरीज हैं, ये जो अलग अलग तरह के जो वास इन्होंने बना रखे हैं, ये कोई सजावट के लिए नहीं बना रखे थे। दीज वर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है इस फेज के अंदर कि इंसान जो है उनकी एक्टिविटी इंटेंसीफाई हो गई थी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट यूज़, और थोड़ा बहुत इंसिपिएंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, उसके एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि खेतीबाड़ी की नींव जो है यहाँ पर इंसानों के द्वारा रख दी गई थी इस एज के अंदर। तो ये जो अरुणिमा कश्यप जी हैं ये आर्ग्यू इस बात के ऊपर भी करती हैं, इन्होंने इस चीज़ के एविडेंसेस भी हमें पता मतलब करके दिए हैं आफ्टर एक्सकवेशंस एट वेरियस साइट्स इंक्लूडिंग द साइट ऑफ बगोर पर्टिकुलरली, कि हमें कॉपर के रेसिड्यू भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑन द एजेस ऑफ 3 माइक्रोलिथ टूल्स।
छोटे आकार के जो इंसानों ने टूल्स बनाए थे उसके अंदर हमें कॉपर के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बगोर की साइड में उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स जो टूल हैं, मिनिएचर साइज़ के जो टूल्स इंसानों ने यूज़ करे थोड़ा सा रिफाइन करके मेसोलिथिक एज के अंदर, वो हमें तापी वैली, नर्मदा वैली, माही वैली और साबरमती रिवर के आसपास भी देखने को मिलते हैं। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट साइट का जो नाम आता है डैट इज़ लंगनाच, ठीक है। और यहाँ पर लंगनाच की जो साइट है उसको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। पीरियड 1 वॉज प्योरली मीजोलिथिक एज या मीजोलिथिक पीरियड के यहाँ पर एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ माइक्रोलिथ्स के एग्जांपल भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ह्यूमन ब्यूरियल्स की प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं। बोन्स मिले हमें यहाँ पर बड़े सारे वाइल्ड एनिमल्स के, और कुछ पॉट शर्ट्स भी मिले हैं। पॉट शर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ मटके, कुछ घड़े जिनके टुकड़े जो हैं वो बिखर कर टूटे फूटे हमें मिलते हैं, तो उसको हम शर्ट्स कहते हैं। और अगर वो मटके के तो उसको हम पॉट शर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा एक साइट है नर्मदा वैली में जिसका नाम है मेहता खेरी। यहाँ पर भी हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं माइक्रोलिथ्स के, जो कि लगभग 48,000 ईयर्स एगो बनाए गए थे इंसानों के द्वारा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो रही थी। उसके अलावा होशंगाबाद के पास अगर हम एक पहाड़ की चोटी की बात करें, आदमगढ़ हिल, जो कि अपने आप में एक मेसोलिथिक साइट है, तो यहाँ पर पेलियोलिथिक एज के लोग भी यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और उसके अलावा मेसोलिथिक एज के लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यानी कि जो लोगों का हैबिटेशन जो था इस आदमगढ़ हिल के अंदर नियर होशंगाबाद जो ये साइट है, यहाँ पर लोगों का हैबिटेशन, थोड़ा सा उनका रहना लंबे समय के लिए हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो अपर लेयर्स हैं इस आदमगढ़ हिल की साइड को जब एक्सकवेट करा गया, तो अपर लेयर्स के अंदर हमें मीजोलिथिक एज के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर हमें नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर साइट में। शेल्स यहाँ पर फाउंड करे गए हैं, ठीक है, विच आर लोकेटेड बिटवीन 15 to 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द मीसोलिथिक डिपॉजिट। और रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से उनका पता लगाया गया है, ठीक है। अब ये कितने साल पुराने क्या है, एक एक शेल के बारे में या फिर एक एक अवशेष के बारे में आप जानकारी नहीं रख सकते हो, आपको रिकॉल नहीं कर पाओगे आप। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नंबर्स के बीच मत भागा करो, बस एक ब्रॉडर कहानी पकड़ा करो उसकी। तो हज़ारों की संख्या में हमें माइक्रोलिथ्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं, और वो सारे बने हुए थे अलग अलग प्रकार के मटेरियल से, जैसे कि चर्ट, चैल्कडोनी, जैस्पर, एजेट, और कुछ रॉ मटेरियल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द रिवर बेड ऑफ नर्मदा, 2 किलोमीटर, नर्मदा से 2 किलोमीटर आसपास। ज्योमेट्रिक शेप के माइक्रोलिथ्स टूल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंसानों ने बनाए थे। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। ट्रायंगुलर शेप के और ट्रेपीजियम शेप के, उसको हम ट्रेपीज कहते हैं। उसके बाद कुछ मेस हेड्स या रिंग स्टोन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कुछ हैमर स्टोन्स के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल बोन्स यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर हैं जैसा कि बाकी मेसोलिथिक साइट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लाइक डैट ऑफ हेयर, लिजर्ड, अलग अलग प्रकार के डियर एंड पॉर्क्यूपाइन। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के भी एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इंसान यहाँ पर कुछ जानवरों का पशुपालन भी करते थे, लाइक कैटल, शीप, गोट, डॉग एंड पिग, ठीक है। लेकिन ये जो एविडेंस है ये क्वेश्चन करा गया इस बात के ऊपर, क्या सच में इंसान इनका पशुपालन करते थे, इन जानवरों का जिनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कहा जा रहा है। इनकी लिस्ट जो हमारे सामने है, कैटल, शीप, गोट, डॉग एंड पिग, या फिर इनको मारकर खाते थे। इस बात के ऊपर कुछ हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते हैं कि ये डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, इंसान इनको मारकर खाते थे। और इस साइड के अंदर हमें पॉटरी के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली हैंडमेड पॉटरी। अब एक साइट है बगोर के अंदर, जब और एक्सकवेशन करी गई, तो आप जानते हो कि जब ये साइट कोई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सकवेट करी जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उसको नंबर दे दी जाते हैं, लाइक साइट 1, 2, 3। तो बगोर 2 की जो साइट है, जो कि हमें सोन वैली के पास देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं,
और ये साइड सेंट्रल इंडिया के अंदर है, लेकिन ये मीजोलिथिक एज से भी कनेक्टेड है। दिस साइड ऑल्सो हैज़ अ मीजोलिथिक फेज ऑल्सो। यहाँ पर भी हमें टूल्स मिले हैं सिमिलर मटेरियल के, लाइक डेट ऑफ चर्ट, चेल्कोडोनी, ज्योमेट्रिक मीजोलिथिक एज के जो टूल्स हैं, जो कि छोटे साइज़ के माइक्रोलिथ से हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स के कुछ एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं, एक हैमर स्टोन मिला है और कुछ अवशेष हमें मिले हैं रेड ओक करके इस जगह से। कुछ फिनिश्ड स्टोन टूल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी प्रॉपर तरीके से बनावट इंसान ने कर ली थी, ठीक है, और वो हमें गड़े हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस साइड को जब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एस्कवेट करा गया, तो एस्कवेशन के बाद ये भी पता लगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हो सकता है ये एक स्टोन टूल मेकिंग की एक फैक्ट्री साइट हो सकती है ये, ठीक है, क्योंकि फिनिश्ड स्टोन टूल्स तो हमें मिले ही हैं, लेकिन जैसे अगर आप किसी स्टोन टूल को बनाओगे तो साइड में जो फ्लेक्स होंगे वो भी तो गिरेंगे ना, और हो सकता है कुछ फ्लेक्स उनमें से किसी काम के ना हो, तो वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर कंसिडर करा जाता है। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का मतलब कूड़ा कचरा कबाड़ नहीं है, कोई गार्बेज को नहीं बोला जा रहा है। यानी कि स्टोन टूल्स को जब आप कट कर रहे हो, उनको शेप दे रहे हो, जो साइड में जो पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ और गिट्टियाँ जो गिर गई हैं या फिर पत्थर का चूरा जो गिर गया, उसको वेस्ट मटेरियल कंसिडर करा जाता है। तो ये चीज़ हमें ये सजेस्ट करती है कि टूल्स हो सकता है कि इंसानों के द्वारा इस साइट के अंदर बनाए जाते हों और बाद में दूसरी जगह पर वो ट्रेड करे जाते हों या एक्सपोर्ट करे जाते हों। उसके बाद हमें 5 से 6 बड़े बड़े शेल्टर्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 3 हूफ प्रिंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हूफ मैंने आपको बताया था, जो जानवरों के पैर की जो नक्काशी होती है, उनकी जो फुट इम्प्रिंट्स होते हैं, उसको हूफ कहा जाता है, और वो 3 हूफ प्रिंट्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं सांबर डियर के, ठीक है, जब ये साइट को एस्कवेट करा गया तब। आगे बात करते हैं दोस्तों, इन बॉक्सेस को मैंने आपको बताया था, ये सारे जो बॉक्सेस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले जो हमारा टेक्स्ट दे रखा है उसको कवर कर लेते हैं। फिर अगर हम मध्य प्रदेश की साइट के बारे में बात करें, भीमबेटका के बारे में, तो यहाँ पर राइटर खुद बोल रहे हैं कि भीमबेटका के बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि यहाँ पर ये एक पेलियोलिथिक साइट भी है, लेकिन यहाँ पर स्टोन जो टूल्स थे उनके साइज़ के अंदर रिडक्शन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ ये शो करता है कि यहाँ पर मीजोलिथिक टूल्स भी इंसान बनाते थे। और कुछ एविडेंसेस जो हमें मिले हैं यहाँ पर भीमबेटका की साइड के अंदर मीजोलिथिक टूल्स के, दे इंक्लूड ब्लेड्स, ज्योमेट्रिक शेप के माइक्रोलिथ टूल्स लाइक ट्राइंगल्स, ट्रेपीजियम शेप के कुछ टूल्स, और क्रिसेंट होता है आधा जो चंदा मामा होता है आपका, इस शेप के टूल्स, ठीक है। कॉर्ड जो है पेलियोलिथिक एज में भी यूज़ करा जाता था, लेकिन मीजोलिथिक एज के अंदर भी कॉर्ड्स का जो यूज़ है वो कंटिन्यू रहा। और उसके साथ साथ लोग यहाँ पर भीमबेटका की साइड के अंदर कॉर्ड्स को मीजोलिथिक एज के अंदर थोड़ा सा कम यूज़ करने लग गए थे, एंड दिस शिफ्टेड टू द चैल्कोडोनी। तो भीमबेटका एक फेमस साइट है मीजोलिथिक पेंटिंग्स के लिए भी। और राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। एक आर्ट का टॉपिक आएगा अभी मीजोलिथिक एज का, उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया जाएगा कि भीमबेटका की जो केव शेल्टर्स हैं, जो रॉक शेल्टर्स हैं, उसके ऊपर हमें मीजोलिथिक एज के लोग जो हैं उन्होंने क्या क्या ड्राइंग्स बनाई थी, उसके एविडेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो माइक्रोलिथ जो साइट्स हैं मुंबई के आसपास हमें देखने को मिलती हैं, और वो ये रिप्रेजेंट करती है कि मीजोलिथिक एज के अंदर लोग जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में भी रहा करते होंगे, और उनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड जो डिराइव होता होगा वो मरीन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते होंगे, यानी कि फ़िश वगैरह को या फिर जो मरीन स्पीशीज़ होती है उनको मार के खाना। माइक्रोलिथ जो हैं वो हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं, मतलब मुंबई के अलावा और भी महाराष्ट्र की साइड से देखने को मिले हैं। और अगर हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ अगर अपना रुख मोड़ें तो माइक्रोलिथ जो हैं वो एक स्पेशल प्रकार के कॉर्ड्स से बनाए जाते थे, जिसको कहा जाता है मिल्की कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स एक क्रिस्टल होता है, थोड़ा सा, मतलब मैं ये तो नहीं कहता बहुत क्लियरली डायमंड की तरह आप उसके आर पार देख सकते हो, ग्लास की तरह आप उसके आर पार देख सकते हो, लेकिन कॉर्ड्स फिर भी एक अच्छा क्रिस्टल होता है, और वो एक डायमंड की तरह दिखता है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है थोड़ा सा। मिल्की कॉर्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इंसान कुछ ना कुछ कॉर्ड्स के अंदर उसका चूरा वगैरह बनाकर कुछ मिलाते होंगे, जिससे उसका एक मिल्की टेक्सचर आ जाता होगा, अंदर उसके सफ़ेद जो है कलर आ जाता होगा उसके अंदर। तो वो प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल ना रहकर एक मिल्की वे में एक क्रिस्टल लगता होगा, इसलिए उसको मिल्की क्वार्ट्ज कहा जा रहा है, ठीक है।
तो ये जो हमें माइक्रोलिथ्स के जो एविडेंसेस मिले हैं इस प्रकार के मिल्की क्वार्ट्स के, ये हमें जालाहल्ली और किम्बनहल्ली से मिले हैं। ये कहाँ पर साइट्स हैं? ये है बेंगलुरु के अंदर, विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। गोवा के अंदर भी हमें इस प्रकार के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और सदर्न आंध्र प्रदेश के अंदर जो नगर कोंडा की जो साइट है वहाँ पर, और रेनी गुंटा, ठीक है, जो कि अगेन आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर एक रॉक शेल्टर की साइट है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक रॉक शेल्टर की साइट है जिसका नाम है ज्वालापुरम, और उसका प्रॉपर नाम जो आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी खुद की रेफरेंस के लिए, वो कहते हैं ज्वालापुरम लोकेलिटी 9, ठीक है। यहाँ पर हमें, आप एक बारी नंबर की तरफ झलक मारो, 53,000 माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं हमें, जो कि अपर पेलियोलिथिक लेवल से बिलोंग करते हैं, अपर पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं। अब अपर पेलियोलिथिक के बाद इमीडिएटली मीजोलिथिक एज स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपर पेलियोलिथिक एज के साथ हमें मीजोलिथिक एज भी कंटेम्प्रेरी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हिस्ट्री में हम किसी भी एज को एक प्रॉपर डेट और डे के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। एंड ये जो टूल्स हैं ये लगभग 35,000 बिफोर प्रेजेंट एज से बिलोंग करते हैं, मतलब आज से 35,000 साल पहले इंसानों के द्वारा बनाए गए थे। माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस कुछ हमें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से भी देखने को मिलते हैं, और ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर जो मीसोलिथिक एज के जो लोग थे वो फिशिंग कम्युनिटीज़ से भी बिलोंग करते थे। कुछ उनका अगेन जीवन व्यापन जो चलता था, जैसे मुंबई कोस्ट के आसपास हमने डिस्कस करा, समुद्र के जीव जंतुओं को खाना, उसके ऊपर वो डिपेंडेंसी अपनी दिखाते होंगे। साउथ ऑफ चेन्नई की अगर हम बात करें, मद्रास की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर टाइनी स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्वार्ट्स के, चर्ट के, ठीक है। और यहाँ पर पुराने सैंड ड्यून्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है तेरीस। विशाखापट्टनम की कोस्ट पर, विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्टोन टैबलेट्स मिल रखे हैं, ठीक है, कुछ रिंग स्टोन्स मिल रखे हैं फ्रॉम द साइट ऑफ चंद्रमपेलम, पारादेसीपेलम एंड ऋषिकोंडा। इसी प्रकार के स्टोन्स जो हैं ये आज के लोकल फिशरमैन के द्वारा भी यूज़ करे जाते हैं इन एरियाज़ में एज नेट सिंकर्स। नेट सिंकर्स क्या होता है? मछली को पकड़ने के लिए आप जो जाल बिछाते हो, तो साइड में, जैसे मतलब मान लो ये जाल है, ठीक है, अब ये पानी के बहाव से इधर उधर मुड़ेगा ये जाल, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर इसके आसपास पत्थर लगा देते हो, ताकि ये जाल जो है वो एक जगह पर, मछली का ये जो जाल है एक जगह पर अडिग रहे, एक जगह पर टिका रहे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेट सिंकर बोलते हैं। फिर जो मछली आती हैं वो यहाँ पर आती हैं, और एकदम से फिर आप इस जाल को क्लोज करके उन मछलियों को पकड़ लेते हो। तो अपार्ट फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, जो रॉक शेल्टर्स हैं, हिल टॉप्स हैं, रिवर वैलीज हैं, लेक साइड्स हैं, ऐसा कहा जा सकता है, इतने सारे एविडेंसेस अगर हमें कोस्टल इलाके से देखने को मिल रहे हैं कि मीजोलिथिक एज के जो लोग हैं वो कोस्टल इलाकों के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी पर रहना पसंद करते होंगे। अगर हम और दक्षिण की तरफ जाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और अगर अपनी कंट्री के बियॉन्ड जाकर बात करें, तो श्रीलंका जो है वहाँ पर हमें प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। श्रीलंका के अंदर लंबे समय के लिए मीजोलिथिक एज के लोग या प्री हिस्टोरिक एज के लोग जो हैं, बिफोर मीजोलिथिक एज ऑल्सो, उनके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। होमोसेपियंस यहाँ पर अराइव हुए थे, ऐसा हमें एविडेंसेस से पता लगा है ड्यूरिंग द लेट प्लीस्टोसीन पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द होलोसीन पीरियड, लगभग 40,000 साल पहले। अपर पेलियोलिथिक टूल्स, जो अपर पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं श्रीलंका से, फ्रॉम द साइड ऑफ बुंडाला, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रोलिथ टूल्स के जो एविडेंसेस जो हमें देखने को मिले श्रीलंका से, वो हमें कुछ केव्स और रॉक शेल्टर से भी देखने को मिले इन द रेन फॉरेस्ट एरिया, लाइक फाहिन लीना। इन सारे साइट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फाहिन लीना, बाटाडोम्बा लीना और बेलीनीना, ठीक है। और बेलीनीना का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बेलीनीना किटुगाला। तो यहाँ पर हमें बड़े सारे माइक्रोलिथ्स, मिनिएचर स्टोन टूल्स जो कि मीसोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं, उसके एविडेंसेस हमें श्रीलंका से भी देखने को मिलते हैं। फाहिन लीना की जो साइट है, विच इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न श्रीलंका, यहाँ पर हमें ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स देखने को मिलते हैं, नॉन ज्योमेट्रिक शेप के माइक्रोलिथ टूल्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन रिमेन्स हमें बाटाडोम्बा लीना और बेलीनीना किटुगाला की साइड से भी देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे फाहिन लीना के अंदर हमें नॉन ज्योमेट्रिक शेप के माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बाटाडोम्बा लीना और बेलीनीना किटुगाला
साइट से हमें ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। स्केलेटल रिमेन्स जो इन साइट से फाइंड आउट करे गए हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये जो इंसान के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं श्रीलंका की साइड से, फाहिन लीना, बाटा डोम्बा से और बेली लीना से, ये ओल्डेस्ट रिमेन्स हैं ह्यूमंस के। अगर आज आप इनको मॉडर्न ह्यूमंस के तौर पर अगर समझो तो उनके ओल्डेस्ट रिमेन्स हैं, और पूरे के पूरे साउथ एशिया में सबसे पुराने रिमेन्स जो अगर हमें कहीं देखने को मिलते हैं तो वो यहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमंस के जो ब्यूरियल्स थे उनके अंदर कुछ गुड्स भी रखे होते थे, अगेन ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक है, जो कि मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज भी इंसान बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर इंसानों के जो जहाँ पर उनका हम उनको गाड़ते हैं मरने के बाद, तो उसके साथ वो कुछ अवशेष चीज़ें रखना पसंद करते हैं। श्रीलंका के लोग जो होते हैं, कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, वो ये वाली प्रैक्टिस आज भी करती है। फाहिन लीना के अंदर हमें एक ब्यूरल सीक्वेंस देखने को मिलता है विच स्ट्रेचेस फ्रॉम लेट प्लीस्टोसीन पीरियड टू मिडल या फिर लेट होलोसीन पीरियड। यहाँ पर एक ओपन एयर साइट है जिसका नाम है बेला बांडी पलासा, जो कि ड्राई एरियाज में लोकेटेड है इन द ड्राई साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पर हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं, अवशेष देखने को मिलते हैं ऑफ एटलीस्ट 16 इंडिविजुअल्स, ठीक है। फिर जो एविडेंस है मीजोलिथिक साइट्स के और भी हमें सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट से जो देखने को मिलते हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि देयर वॉज फ्रीक्वेंट मूवमेंट एंड फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन अमंग्स द कम्युनिटीज़। फैक्ट्री साइट्स भी यहाँ पर लोकेटेड, मतलब फैक्ट्री साइट्स भी यहाँ पर हमें मिली हैं जहाँ पर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ बनाते होंगे स्टोन टूल्स की, ऑब्वियसली, क्योंकि हम बात यहाँ पर मीजोलिथिक एज की कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टोन टूल्स वहाँ पर अवेलेबल थे तो इंसान भी वहाँ पर सेटल होकर रहना पसंद करते थे। तो हमें फैक्ट्री साइट्स मिली हैं कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, और वो ये चीज़ शो करता है कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं आपस में आते होंगे और ये रिसोर्सेज को लेते होंगे और एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है थ्रू बार्टर एक्सचेंज, करेंसी तो उस टाइम पर यूज़ होती नहीं थी, करेंसी तो बहुत बाद में आई है। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि अलग अलग जो मीजोलिथिक एज के जो लोग थे जो अलग अलग साइट्स पर रह रहे हैं, जैसे मतलब मान लो कोई मीजोलिथिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रह रही हैं और कुछ जो मीजोलिथिक कम्युनिटीज़ हैं वो सदर्न इंडिया के अंदर रह रही हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई एक ट्रेड होता होगा, यहाँ से सामान का, स्टोन टूल्स का यहाँ पर आना नॉर्दर्न से सदर्न इंडिया की तरफ, सदर्न से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ? तो ऐसा हम कह सकते हैं बिल्कुल कि ऐसा होता था, बिकॉज मीजोलिथिक टूल्स जो हमें नॉर्थ और साउथ ऑफ गंगा से जो मिले हैं वो सिमिलर तरीके के पत्थर से बने हुए हैं, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट होता था अक्रॉस द रिवर्स ऑफ वेरियस स्टोन टूल्स। मीजोलिथिक जो लोग थे ऑफ वेरियस साइट्स लाइक सराई नहर राय, दमदमा एंड महादा, ये लगभग 75 किलोमीटर ट्रैवल कर आते थे ताकि ये रिसोर्स रिच रीजन्स में, जहाँ पर इनको कौन से रिसोर्स, स्टोन रिसोर्सेज मिल सकें, विंध्यास की तरफ आने के लिए 75 किलोमीटर ट्रैवल करते थे। और ये हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज सिमिलर तरीके के पत्थर के जो टूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन सारी साइड से। तो कम्युनिटीज़ जो नॉर्दर्न एलुवियल प्लेन के अंदर रहती थी और जो हिल पीपल थे, ठीक है, ऑफ विंध्यास रीजन, वो आपस में फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते होंगे। लेटर टाइम्स में मीजोलिथिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करती थी, जो कि आसपास इनके विसिनिटी में रहते थे, इनके नेबरहुड में रहते थे, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि लोगों के इंट्रैक्शन को बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और कुछ टेम्प्रेरी मीजोलिथिक कैंप साइट्स भी हमें देखने को मिलती है। टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि वो फैक्ट्री साइट्स नहीं थी, इंसान यहाँ पर कम समय के लिए रुकते थे। और इसके एविडेंसेस हमें सराई नहर राय से, दमदमा से, महादा से, चौपानी मांडो से देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको फैक्ट्री साइट्स नहीं कहा जा सकता, इनको टेम्प्रेरी मीजोलिथिक साइट कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ एविडेंसेस जो है हमें सेरेमोनियल ब्यूरियल्स के भी देखने को मिलते हैं कि इंसान को जो गाड़ा गया बड़ी सारी चीज़ों के साथ गाड़ा गया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी सारी मीजोलिथिक साइट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उनको ग्रेव गुड्स के साथ गाड़ा जाता था, ठीक है, जो कि सजेस्ट करता है कि दे बिलीव्ड इन द रिचुअल्स, दे फॉलोड रिचुअल्स विच वर एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ अ पर्सन। ग्रेव गुड्स को ऐसा कंसिडर करा जाता है कि
दे हैड अ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद भी जीवन है और अगले जन्म में इंसान जो है ये सारे गुड्स उसको मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आज भी बिलीव करी जाती है। मेसोलिथिक एज के जो लोग हैं ये भी इन सब चीज़ों को मानते थे। और एथनोग्राफिक एविडेंस जो हैं बड़ी सारी सोसाइटीज़ के जो कि आज भी इन सारी जगह पर जो रह रही हैं उनका भी ये मानना है कि अगर वो एक मृत शरीर के साथ इन सब चीज़ों को नहीं गाड़ेंगे तो जो लोग लास्ट रिचुअल्स, लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्सन के मरने के बाद, तो उनके जीवन में बैड लक आ सकता है। इस डर की वजह से भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ आज के समय में एक मृत शरीर के साथ बड़े सारे गुड्स को जो हैं वो गाड़ती हैं इन द बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ। और ये चीज़, ये प्रक्रिया जो है आप ऐसा कह सकते हो बोरो करी गई है फ्रॉम मीसोलिथिक पीपल, ठीक है, कि बरीड पर्सन जो है उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गाड़ी जाती थी उनकी डेड बॉडी के साथ। तो हमें एविडेंसेस कुछ ज्वेलरीज के भी मिलते हैं विच वर फाउंड ऑन द बॉडी, जो कि बॉडी ऑफ द डेड पर्सन, जो कि सजेस्ट करते हैं कि मरने से पहले उनको सजाकर भेजा जाता था, उनको गहने वगैरह पहनाए जाते थे और जो भी चीज़ें उस ज़माने के अंदर चलती थी। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी ऐसे ही गाड़ दिया, उनको सजाकर ही गाड़ा जाता था। तो ये इंडिकेट करता है कि हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स को जो थे कम्युनिटी के अंदर, अब ऐसे हमें सारे ब्यूरल्स के साथ नहीं मिलता है एविडेंसेस के सबको मतलब सजाकर ही गाड़ा जाता था। तो ये सजेस्ट करता है हमें कि वहाँ पर कम्युनिटी के बीच में क्लास का फ़र्क भी हो सकता है। हाई रैंकिंग जो इंडिविजुअल्स थे कम्युनिटी के अंदर उनके शरीर को मरने के बाद सजाकर गाड़ा जाता होगा और उनके साथ हाई क्वालिटी के ग्रेव गुड्स जो हैं वो गाड़े जाते होंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने मीजोलिथिक साइट्स का जो कंप्लीट टॉपिक है उसको कवर करा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्निफिसेंस ऑफ मीजोलिथिक आर्ट की, लेकिन उससे पहले ये जो सारे बॉक्सेस हैं इसको भी हम देखेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।